की, हम बात कर रहे हैं व्यापार की और हम बात कर रहे हैं सरकार के सरोकार की। सरकार का जुड़ाव कितना है? उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में एमएसएमई खादी उद्योग विभाग संभालने वाले सिद्धार्थनाथ सिंह जी सरकार के प्रवक्ता हैं, हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप दोनों का। और सबसे पहले हम इससे पहले कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करें, ये जरूर बताना चाहेंगे कि सरकार जो है वो इस अवस्था में है इस वक्त कि एक तरफ कोविड का संकट है, दूसरी तरफ उद्योगों को रफ्तार भी उसी तरह से देनी है क्योंकि रोजगार भी सृजित लगातार हो रहे हैं। आज जेवर एयरपोर्ट का लोगो फाइनल होने वाला है और उसको लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं लगभग। तीसरी तरफ चुनाव भी आ रहा है तो उसको लेकर भी अलग तरह का एक मौसम बनता है प्रदेश में, उसकी तरफ भी सरकार बढ़ रही है। हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य साहब को। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथ में हमारे संपादक और सीईओ श्री दिलीप तिवारी जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर। साथ ही इनपुट एडिटर मनोज राजन त्रिपाठी जी भी मंच पर रहेंगे। और उप मुख्यमंत्री जी ने हर तरह की परिस्थितियां देखी हैं। उत्तर प्रदेश के जब प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा संगठन के, तो उनके नेतृत्व में पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की और उसके बाद तकरीबन 3.5 साल, पौने 4 साल का कार्यकाल सरकार पूरा कर चुकी है। और अब क्या रोड मैप आगे का है, उद्योगपतियों को लेकर किस तरह की सरकार की योजनाएं हैं, स्टार्टअप्स को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, और इन परिस्थितियों में भी जब देश में कोविड का संकट है, ये कहा जा रहा है कि दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तब तक कितनी मजबूती के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और अब मंच दिलीप जी आपके हवाले। धन्यवाद राम। और हम जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो भगवान राम को याद करते हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी राम हैं और राम अच्छा काम करें, ये राम जी का आशीर्वाद है। बहुत बहुत स्वागत है उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी और मेरे मित्र और आपकी सरकार में आपके सहयोगी सिद्धार्थनाथ सिंह भी मेरे साथ बैठे, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आज कोविड का दौर है लेकिन हमने कहा कोविड से लड़ना है। रोको टोको अभियान जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चला रहा है। हम 2 गज की दूरी पर हैं और हम दोनों लोग कोरोना से बचे हुए हैं, इसलिए हम थोड़ी दूरी कम कर लेते हैं क्योंकि दोनों ये मेरे सहयोगी हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिप्टी एडिटर हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पंजाब हरियाणा हिमाचल और जी सलाम और यूपी उत्तराखंड चैनल के इनपुट एडिटर हैं। यानी आपके साथ जब काम करते थे तो लखनऊ तक सीमित थे, अब इनका केंद्र नोएडा है और देश के 15 राज्यों में इनपुट एडिटर के तौर पर काम करते हैं। तो एक बार मैं अपने सहयोगी मनोज राजन का भी स्वागत करता हूं, से बधाई देते हैं। और मनोज मेरे साथ आए हैं तो यूपी की तासीर, यूपी की समझ, यूपी की राजनीति, यूपी की जो गंगा जमनी तहजीब है वो भी अपने साथ लाए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल है और हम नंबर 1 की तरह बर्ताव भी करेंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे पत्रकारिता की, और हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे ना टूटेंगे, लेकिन आपको समय समय पर अलर्ट जरूर करते रहेंगे। और आप जो अच्छे काम करते हैं केशव जी, आपकी सरकार योगी जी की नेतृत्व में चल रही है, वो जो अच्छा काम करती है, केंद्र की सरकार अच्छा काम करती है, प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं, आपने देश को प्रधानमंत्री भी दिया है, तो हम सारे अच्छे काम गिनाएंगे, लेकिन जहाँ कमियां हैं वहाँ हम रोको टोको अभियान जरूर चलाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से मुस्कुराते रहेंगे, नाराज नहीं होंगे, मुस्कुराते भी रहेंगे और प्रदेश मुस्कुराए और आप भी मुस्कुराएं, देश मुस्कुराए, इसका प्रयास भी करते रहेंगे। जी बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मेरा सवाल है केशव जी कि अभियान था कोरोना से लड़ने का, लेकिन इसी बीच बिहार में चुनाव हुए, इसी बीच कई राज्यों में बाई इलेक्शन हुए। मध्य प्रदेश में तो लगभग ये माना गया कि ये इलेक्शन ही है, बाई इलेक्शन नहीं है। वहां पे आपने कमलनाथ की कुर्सी खींच ली, आपकी पार्टी ने, आपने नहीं आपकी पार्टी ने। कई राज्यों में संकट और खड़ा है कि ये सरकार अब गई कि कब गई, चाहे राजस्थान की मैं बात करूं या और भी राज्यों की बात करूं। बिहार में आप लोग हारते हारते जीते या जीतते जीते जीते, ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन विरोधी कहते हैं कि हारते हारते जीत गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार भी अब लगभग इलेक्शन मोड में है। बहन जी और बुआ भतीजा की जो जोड़ी थी वो टूट गई है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम भी आएंगे,
आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी निगाहें भी यूपी पर हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने जवाब दिया था, उनका जवाब तुरंत दिया था कि कैसे आप यूपी वालों को ट्रीट करते हैं, बिहार वालों को ट्रीट करते हैं। हमारा जो आज का प्रोग्राम है लीडरशिप समिट, आप देश के सबसे बड़े सूबे के खाली है या ज्यादा खिलाड़ी होना विपक्ष में आपके लिए फायदेमंद है, ज्यादा खिचड़ी फैल जाएगी? देखिए, जहाँ तक देश की बात है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से केंद्र में हमारी सरकार बनी है, भाजपा बनाम आल, मोदी बनाम आल, ऐसी स्थिति पैदा करने का लगातार प्रयास हुआ है। जो आप बिहार की बात कर रहे हैं, मैं इस बात का गर्व भी है और पूरी बिहार की जनता को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने जंगल राज की वापसी करने वालों के मंसूबों को पूरी तरह से खत्म कर दिया और जो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज के मंसूबे पाले हुए थे उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है। जहां तक तमाम सारे देश के दल हैं और वह उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनका बहुत मुझे नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं है, और इधर 4-6 दिन के अंदर आप सबके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि आकर के सब यहाँ पर कह रहे हैं कि हम यूपी में चुनाव लड़ेंगे। अभी तक जिन लोगों ने कहा हम यूपी में चुनाव लड़ेंगे, वह सारे लोग यूपी में चुनाव पहले लड़ चुके हैं और अपनी स्थिति को आंक चुके हैं। मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक नारा, ये अहंकार इसे ना माना जाए, मैं इसे जनता के आशीर्वाद के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर लगातार दोहराता रहा हूं कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, और जो बंटवारा है उसमें भी बहुत कुछ हमारा है। इस लक्ष्य को लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। और जहां तक 2022 की बात है, तो हम 2014 का चुनाव लड़ने के बाद 17 की तैयारी में जुड़े, 2017 का चुनाव जीतने के बाद हम 19 की तैयारी में जुटे, और 2019 की विजय प्राप्त करने के बाद हम 2022 की तैयारी में जुटे। हमारे कार्यकर्ताओं ने एक दिन भी विश्राम किए बगैर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आदर्श मान करके, कि परिश्रम की पराकाष्ठा अगर माननीय प्रधानमंत्री जी सायु में इतनी करते हैं, तो हमारे एक एक कार्यकर्ता लगातार ये काम कर रहे हैं। इसलिए हम हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। 100 में 60 हमारा है, बाकी से बंटवारा है, बाकी में भी बहुत कुछ हमारा है, तो ये ओवैसी आपके ही है? देखिए, ये भ्रम ना मैं रखता हूं और ना किसी को रखना चाहिए। अच्छा, रावण जो है वो आपके हैं, चंद्रशेखर? ये हमारे कैसे हो सकते हैं? जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे कैसे हो सकते हैं? आपकी बी टीम कहते हैं लोग विरोधी। नहीं, ये विरोधियों के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता हमारी सरकार के खिलाफ, तो इस प्रकार के सिगुफे छोड़ देते हैं। जैसे सीएए को लेकर के उन्होंने शाहीन बाग का पूरा समर्थन पर्दे के पीछे से किया, लेकिन 1 वर्ष समय बीत गया, यह कानून बने हुए, लेकिन देश में कोई ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं आया है कि जो ये कहे कि सीएए गलत था, उससे किसी वर्ग या किसी व्यक्ति का किसी प्रकार से नुकसान हुआ हो। आप किसानों के कंधे पे बंदूक रख रहे हैं। तो यह तो मानसिकता बना करके रखे हुए कि जब सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ, माननीय नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास परिश्रम करने का स्वभाव समाप्त हो गया है और यह ट्विटर के आधार पर राजनीति करते हैं। हम चाहते हैं ये मतलब मजबूत विपक्ष के रूप में हमें चुनौती दें, लेकिन हम इनकी पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। और इनकी पार्टी कमजोर पार्टी हो या हमारे सामने लड़ाई में कमजोर हर मोर्चे पर, इसका हम प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। आपने बताया कि हम तैयार हैं, 60 हमारे भी हैं, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्या विद इन पार्टी, विद इन गवर्नमेंट आप सब लोग एक दूसरे के साथ इंटैक्ट हैं? देखिए, ये भी एक भ्रम जो है हमारे जो फैलाने वाले हैं, हम सब एक हैं, अलग रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और एकजुट होकर के आज उत्तर प्रदेश की जो प्रगति है, देश की जो प्रगति है, इसका प्रमाण पत्र है। जी, लेकिन बड़ी खुला सवाल पूछना चाहूंगा, केशव मौर्य द लीडर, वो प्रदेश अध्यक्ष ज्यादा बेहतर कंफर्टेबल थे या बतौर उप मुख्यमंत्री ज्यादा कंफर्टेबल है? इस सवाल में के जवाब में बड़ी गहराई छुपी होगी। देखिए, हम कार्यकर्ता हैं
और कार्यकर्ता को जहां पर ऐसे नट बोल्ट हैं कि जहां जरूरत वहां फिट करिए। हम सरकार के लिए, संगठन के लिए, समाज के लिए, सेवा के लिए हर दृष्टि से हम लोग मानते हैं कि हम उपयुक्त हैं, और उपयुक्त होकर के जो काम पार्टी ने दिया है उसको अच्छे से अच्छे कैसे किया जाए, एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते दायित्व तो कोई भी होगा, कार्यकर्ता पहले हैं, और जो काम सौंपा जाता है उसे अच्छे तरीके से कैसे करके दिया जाए, यह प्रयास रहता है और तमाम हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन रहता है। मनोज ने जो सवाल पूछा था पहला, उसका दूसरा हिस्सा मैं पूछता हूं कि कई बार कहते हैं जब पार्टी पावर में आ जाती है, आपने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुनाव में लीड किया, योगी जी आपकी सरकार के मुखिया बने, तब आज के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी दौड़ में थे, आप भी दौड़ में थे, अब स्वतंत्र देव सिंह पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन कहते हैं आपकी पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा बिल्कुल अलग है। कई बार विरोधी कहते हैं कि जो विरोधी विपक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचार के दाग थे जिस पर, वो आपके यहाँ आता है तो गंगा में डुबकी लगा लेता है, साफ हो जाता है। आपकी पार्टी ऐसी गंगा है जैसे आप लोग कहते हैं। विरोधियों का कहना है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो भ्रष्टाचार की आवाज उठाते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगाने वाले आपके साथ आके मिल जाते हैं। उसमें आपके पार्टी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई साहब बाहर से लोग ले आए, हमारा तो ख्याल रखा ही नहीं, जो भ्रष्टाचारी थे उनका आपने संरक्षण कर दिया, और हमसे कहते हैं चाल, चरित्र और चेहरा ठीक रखिए, पार्टी के साथ खड़े रहिए, संगठन का काम करिए, मजबूती से करिए। और वो 5 साल पिटते रहे विरोधी की सरकारों में, और आपके समय आते हैं तो कोई काम उनका होता नहीं, तो वो नीचे के कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं। ये आप मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं आज जी न्यूज के मंच से भी ये कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा स्थान रखता है, और संगठन का कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि था, सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा, और हमारे कार्यकर्ता के सम्मान से कहीं कोई समझौता हो या हो ही नहीं सकता। यह विरोधियों के पास, मैंने कहा, उनके पास मुद्दा नहीं होता। वो समझते हैं कि जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में जिसके गाड़ी में सपा का झंडा, निश्चित समझो उसके अंदर बैठा कोई गुंडा, ऐसा उस समय प्रचलन था, किसी की जमीन, मकान, दुकान कब्जा कर लो। लेकिन हमारी सरकार के समय में वो गुंडाई अगर हमारा कार्यकर्ता करे तब यह समझते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान दे। हमारे संस्कार ऐसे नहीं, हमारे कार्यकर्ता के ऐसे संस्कार नहीं है। जो दूसरे दलों से बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, आते हैं, देखते हैं, उनको अवसर देते हैं, जनता उनको चुन करके भेजती है, जैसा उनका उपयोग होता है वैसा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करके जो भाजपा के अनुसार चलता है वो हमारे साथ लंबी यात्रा करता है, जो नहीं चलता है वो बीच में हमारी यात्रा छोड़ देता है, वो कहता नहीं हमें भाजपा पसंद नहीं है या भाजपा को ऐसे लोग पसंद नहीं है। तो या तो राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियां कोई भाजपा के सामने नहीं बल्कि सभी दलों के सामने, देश के सभी राज्यों में आती रहती हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि है। हम कार्यकर्ता के बल पर केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनाए हैं, और कार्यकर्ता के बल पर 2014, 17, 19 जीते हैं, 22 भी जीतेंगे, 24 भी जीतेंगे, यह मुझे पूरा भरोसा है। 24 भी जीतेंगे, ये बात आपने कही है, लेकिन उस 24 की जो ब्लूप्रिंट है उसमें फ्रंट लाइन क्या चीज है? आपका संगठन, जो कार्यकर्ता नीचे कहीं ना कहीं, हम ग्राउंड जीरो की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नाराज रहता है। दूसरा, विपक्ष, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव या मायावती हो। तीसरा, क्या क्राइम ज्यादा बड़ी चीज है आपके लिए या कोरोना ज्यादा बड़ी चीज है, ताकि आप वापस आ सके और उसी नंबर पे जब आप अध्यक्ष थे उसमें आ पाएंगे क्या? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको जहां लास्ट सवाल लेकर के आए हैं कि कोरोना और क्राइम, आज मैं दावे से कहता हूं, पहले आम आदमी को भय लगता था कि कोई अपराधी आकर के उसके बच्चे को, उसकी बच्ची को, उसके मकान को, उसके दुकान को, उसको घर जाते समय लूट ना ले, जमीन कब्जा ना कर ले। और आज उससे बदला हुआ स्वरूप है। बदला हुआ स्वरूप यह है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर अपराधी खौफ में है, लेकिन जनता बेखौफ है। ये हमारी उपलब्धि, हमारे सरकार की उपलब्धि है। दूसरा विषय कोरोना, तो हमारे लिए अपराध भी चुनौती है, हमारे लिए कोरोना भी चुनौती है। किसी को नंबर 2 पे नहीं लेते। हम अपराध के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं और कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और पूरे देश के हर राज्यों की तुलना में सबसे शानदार काम उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। 24 करोड़ की आबादी और 2 करोड़ की आबादी, दिल्ली की 2 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ है, और 24 करोड़ का रिजल्ट आप देखेंगे और 2 करोड़ का रिजल्ट देखेंगे तो जो दावे कर रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो देश को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सर, जमीन की बात आपने की कि जमीन पर कब्जे नहीं होते हैं, लेकिन सोनभद्र में कितना बड़ा कांड हुआ। आप बात करते हैं क्राइम की, विकास दुबे ने 8 पुलिस वाले मार डाले, लेकिन
वो कार्रवाइयां, वो बातें सामने नहीं। आपके दरोगा मारे जाते हैं, आपके 2 सिपाही मारे जाते हैं जब लूट के लोग जो पेशी पे आए उनसे छूट के भागते हैं। एक आम आदमी चला जा रहा था इसी गोमती नगर में, अपनी सहकर्मी के साथ बैठा, आपका एक सिपाही उसको गोली मार देता है। कहां क्राइम कंट्रोल है सर? ये आप जो बता रहे हैं तो दोनों तीनों घटना सोनभद्र, ये भाजपा सरकार का विषय नहीं था। हमने उस घटना हुई, वो दुखद है, उस घटना का खुलासा किया और ऐसे अनेक घटनाओं का खुलासा हुआ है। और जो इस प्रकार के भूमाफिया किन दलों से जुड़े हुए हैं ये आपको नहीं पता है तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी विशेष टीम लगा करके उसका पता कर लें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रकार की चीजों में नहीं, बल्कि ऐसे दलों के लोग जुड़े हैं जो भूमाफियागिरी करना ही राजनीति समझते हैं। दूसरा, चाहे वो कानपुर की घटना हो, चाहे लखनऊ की घटना हो, चाहे प्रदेश की कहीं भी घटना हो, पहले क्या होता था, कोई अपराधी अपराध करता था और अपराध करने के बाद उसे सत्ता का संरक्षण मिलता था, नेता का संरक्षण मिलता था। और मैं खुलेआम यह जी न्यूज के मंच से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी को किसी भी जिले में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो विधायक, सांसद, मंत्री हो और चाहे वो पदाधिकारी हो, किसी ने किसी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया। उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई, निष्पक्ष कार्रवाई हुई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि किसी ने किसी को संरक्षण नहीं दिया, लेकिन आपकी पार्टी के विधायक, सांसद, निचले स्तर पर जो पार्टी का काडर होता है, जिला अध्यक्ष हो या और भी ब्लॉक अध्यक्ष हो या आपके मंडल के अध्यक्ष हो, वो कहते हैं कि साहब हमको तो केवल आदर्श का पाठ पढ़ाया जाता है, काम तो समाजवादी वालों के होते हैं, बीएसपी वालों के होते हैं, हमको तो झुंझुना पकड़ा देते हैं। ये डिस्कनेक्ट क्यों? और कहते हैं सरकार ब्यूरोक्रेसी चला रही है हर जगह। ऐसा है डिस्कनेक्ट की जो आप बात कर रहे हैं, कोई इक्का दुक्का कहीं कोई घटना होती होगी। और भारतीय जनता पार्टी का इतना विशाल संगठन, ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसमें सामान्य ढंग से कार्यकर्ता जो भी अपनी बात कहना चाहता कहता है। आप सब मीडिया के लोग आजकल मोबाइल बहुत हो गया, कोई बात हुई उसको रिकॉर्ड करके तुरंत आपको भेजे और आप चैनल में दिखाते हैं। लेकिन अच्छा है, आप दिखाइए, हम इसको बुरा नहीं मानते हैं। किसी कार्यकर्ता की कोई समस्या है, किसी जनप्रतिनिधि की कोई समस्या है, उसको सुनेंगे, उसको समाधान करेंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी, उसे हम निभा रहे हैं। संगठन और सरकार के बीच में बहुत शानदार तालमेल है। उस तालमेल के आधार पर हम लगातार, उसका प्रमाण पत्र है, लोकसभा के बाद उपचुनाव हुए, हमने सर्वाधिक जीत दर्ज की। विधानसभा के अभी जब उपचुनाव हो रहे थे, उस उपचुनाव में श्री अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि ये 2022 का सेमीफाइनल है, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आया तो उसे क्वार्टर फाइनल भी उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि उनको पता चला कि उनका तो पूरा दुनिया लुट गई। उनको लग रहा था उनकी सत्ता में वापसी हो रही है। तो हमारा कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि है, सरकार से भी बड़ा संगठन है और संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल है। इसी तालमेल के बल पर हम लगातार विजय पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और सत्ता में पहुंच करके समाज की सेवा करना, ये हमारी पार्टी का संकल्प है, वो हम कर रहे हैं। केशव जी, मायावती कहती हैं कि मुझे समाजवादी पार्टी को किसी भी कीमत पर हराना है तो मैं बीजेपी का साथ दूंगा। दूसरे दिन वो बदल जाती हैं। तो भतीजा कहता है कि ये दोनों मिल गए हैं और फिर आप कहते हैं कि नहीं, हमारा इनसे कोई गठबंधन नहीं है, ये कोई समझौता नहीं है। तो आपके लिए जो दुश्मन नंबर 1, या मैं ऐसा कहूं विरोधी नंबर 1, दुश्मन तो छोड़ दीजिए क्योंकि वो पाकिस्तान से नहीं आए हैं, आपकी पार्टी के कई लोग कईयों को पाकिस्तान भेज देते हैं, मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि आपका विरोधी नंबर 1 समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, या और जो बाकी वाले जो आएंगे बाहर से जो आएंगे। कांग्रेस को तो आप गिनती में गिनते नहीं हैं क्योंकि आप राहुल गांधी को आप लोगों ने पप्पू बना रखा है अपने सिस्टम में। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, ये कितने बड़ी चुनौती आपके लिए होंगे? और दूसरा, जो बचे हुए लोग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या ओवैसी हो। मैंने पहले लाइन में आपको बताया, लग रहा है आप उसे भूल गए कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। ये चाहे बुआ भतीजे हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, ये सब मिलकर के अलग अलग समय पर हमारे खिलाफ प्रयोग कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बता दिया है कि कोई भी प्रयोग भाजपा के खिलाफ, माननीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के खिलाफ, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली पार्टी के खिलाफ यहाँ सफल होने वाला नहीं है। और ये सारे लोग, मैं तो चाहता हूं कि यह जो अलग अलग लड़ने वाले हैं, ये सारे लोग एक साथ होकर के लड़ लें, तो इनकी ये मंसूबे भी समाप्त हो जाएं कि हम अलग अलग लड़े इसलिए हार गए। एक साथ लड़ करके देख लें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जनता की सेवा की है तो विजय हमारी होगी, हमारी पार्टी की होगी, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत होगी। हमारे कार्यकर्ता जो प्रत्याशी के रूप में जाएंगे उनको जनता आशीर्वाद दे करके फिर विधानसभा में भेजेगी। सर एक चीज, आप कहते हैं कि फला कांड हुआ उसमें कांग्रेस शामिल थी, ढिमाका कांड हुआ उसमें समाजवादी पार्टी शामिल थी।
बहुत सारे कांड और भी होते हैं जिसमें आप कहते हैं कि नहीं, ये पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया इसमें शामिल है, पीएफआई इसमें शामिल है, इसकी फंडिंग आप ही की गवर्नमेंट से आता है कि इसकी फंडिंग मलेशिया के रास्ते से हुई है, वहां से ये पैसा आया। देन वाई पीएफआई को अभी तक आपने बैन क्यों नहीं किया, जबकि आपकी गवर्नमेंट नहीं थी और तब सिमी पर बैन लग गया था, तो पीएफआई बैन क्यों नहीं किया आपने अभी तक? देखिए, पीएफआई के खिलाफ जितनी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, सब छूट गए सर, सब जमानत पर रिहा हो गए। जमानत सरकार नहीं देती, जमानत न्यायालय देता है, और न्यायालय ने जो दिया है जमानत, उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा फैलाने की कोशिश करेगा, वो चाहे विदेश से पैसा लाए चाहे देश से पैसा लाए, और देश के विरुद्ध आचरण करेगा, तो उसको बख्शेंगे नहीं, न बख्शे हैं। केशव जी, लव जिहाद एक जो शब्द है, ये मैंने पत्रकार के तौर पर अब दिवंगत अशोक सिंघल जी से सुना था। लव जिहाद ये शब्द पहली बार विश्व हिंदू परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में आया था। अब प्यार करने वालों पर पाबंदी क्यों? बीजेपी को अच्छा नहीं लगता? मुझे लग रहा है कि आपने जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे बड़े गंभीर अपराध थे, उनको नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाया, जो एक्ट लाया है, उस एक्ट को या तो आपने पढ़ा नहीं है, और अगर पढ़ा है तो फिर ये सवाल उसमें नहीं। हमने किसी प्यार करने वालों पर पाबंदी नहीं लगाई है, हमने उन पर पाबंदी लगाई है जो नाम बदल करके, धर्म बदल करके, जाति बदल करके, क्षेत्र बदल करके, धोखा दे करके पहले किसी को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, उससे शादी करते हैं, और बाद में जब उसकी असलियत सामने आती है तो उस बेटी से, बहन से कहते हैं कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो। जब वो धर्म परिवर्तन करने से इनकार करती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और ऐसी घटनाएं इसी उत्तर प्रदेश के अंदर दर्जनों से अधिक हुई हैं। तो सरकार ऐसे अपराधों को रोकने के लिए जो कानून लाई है, अब उसको तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विरोधी ये कहें कि लव जिहाद के कारण से हमने ऐसा किया। लव जिहाद उनका प्रचलन शब्द है, ठीक है, अगर कहीं कोई ऐसा घटना किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक्ट आया है, और उत्तर प्रदेश देश में पहला प्रदेश है जो इस प्रकार के एक्ट को ला करके इस प्रकार की कार्रवाई शुरू कर दिया है। केशव जी, वो कहते हैं कि एनआरसी बनेगा, सीएए बनेगा, एनपीआर आएगा, फिर लव जिहाद आएगा, फिर गाय के खिलाफ जो भी थोड़ी बहुत हिंसा वाली जो प्रवृत्तियां हैं, ये गाय को कोई नहीं चाहता कि गाय को कोई इस तरह से मारे, लेकिन हर बार पर निशाना मुसलमान डर गया है कि ये बीजेपी सरकार का एजेंडा हमको ही टाइट करना है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई डरा नहीं है, सबको निडरता से रहने की छूट है, लेकिन ऐसा कोई अपराध ना करें जिस अपराध को करने से किसी भी भावना को ठेस पहुंचता है, और बाकी सब लोग सुरक्षित हैं। हम 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को ध्यान में रख करके सरकार की संपूर्ण योजनाएं चला रहे हैं, आगे भी चलाएंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी, सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देना, यही हमारे सरकार का लक्ष्य है। उस लक्ष्य के अनुसार हमने अच्छा काम किया है, इसलिए देश में हमें समर्थन, अभी आपने उपचुनावों की भी चर्चा की, पूरे देश का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आया। क्यों आया है? क्योंकि हमने अच्छा काम किया। अभी जो हमारे यहाँ यूपी में कह रहे हैं कि हम फिर लड़ेंगे दोबारा, लड़ लें। लेकिन केशव जी, विपक्ष गिनाता है हाथरस कांड, कुलदीप सिंह सेंगर, जहां पर लड़कियों पर अत्याचार होते हैं, जहां दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, कई जगह सरेआम लोगों को गोली मार दी गई। आपकी पुलिस ठीक है, पुलिस कर रही है कि एनकाउंटर कर रही है, लोग कहते हैं एनकाउंटर के नाम पर भी निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। अब आप ठीक है, आप कानून कंट्रोल करेंगे, कानून के हिसाब से अपराध को कंट्रोल करेंगे। लखनऊ में सरेआम हत्याएं हो जाती है, तो विरोधी कहते हैं कि आप अच्छा तो गिनाते हैं, और कड़वा जो है। हमने कब कहा है कि अपराध शून्य पूरा उत्तर प्रदेश हो गया? कुछ आपराधिक घटनाएं हुई हैं, लेकिन अपराधी बचने नहीं पाया है। हम मैसेज लगातार ये दे रहे हैं जिससे यह अपराधियों को संदेश जाए कि अगर अपराध करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, अपराध करेंगे तो कोई बचा नहीं पाएगा, अपराध करने वाला कोई भी हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। यह जब से हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, तब पहले दिन से लेकर के आज तक, और अभी इस कार्यकाल का जो शेष भाग है, तब तक कार्रवाई ऐसी ही होती रहेगी। यद्यपि हमारा कोई 5 साल का कार्यकाल नहीं है, हम आने वाले 25 साल तक अभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। यानी आपको लगता है कि ये कवर अप पॉलिसी नहीं है आपकी, कि जब भी आएगा एक लव जिहाद हो जाएगा, कभी बूचड़ खाने आ जाएंगे, कभी काउ स्लॉटर आ जाएगा, ये सारे मामले जब भी कोई बड़ी घटना होगी तो उसको कवर अप पॉलिसी नहीं है उसकी, ये अलग पॉलिसी है बिल्कुल। देखिए, कवर पॉलिसी वो व्याख्यात करने का काम कभी हमारे आप सब मीडिया के मित्र कर देते हैं, कभी हमारे विरोधी दल के जो साथी हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो वो करने लगते हैं। वो कभी से राहुल गांधी जी को आप देखते हो कैसी बयानबाजी करते हैं। केशव जी, वो करें क्या? विरोधी करें क्या? राम नाम गाएं,
झुंझुना बजाए, करें रामलला क्या? का भव्य मंदिर बन रहा है, वो डंके क्या की करें? चोट पर विरोधी बन रहा क्या करें? है, जय श्री राम एकदम आपका विरोध ना करें तो नारा करें क्या? पूरे वो देश में लग रहा है। आपका विरोध ना करें तो करें क्या? कौन सी ड्यूटी देंगे उनको फिर? वो नहीं, क्या रहेंगे क्या? जनता की जाके सेवा करें, हम सेवा के बल पर सफल हो रहे हैं। हम अगर धारा 370 हटाने का वादा हमारा आज का है, रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने का हमारा वादा आज का है नहीं। देश की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए, सैन्य शक्ति हमारी सबल होनी चाहिए, ये हमारा आज का विषय नहीं है, ये हम पहले से तय करके रखे हैं। उसके हिसाब से केंद्र सरकार के माध्यम से जो काम है वो किया जा रहा है, प्रदेश सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। अब अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में वहां रहने वाला हिंदू, बौद्ध, सिख या जो भी वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वहां से प्रताड़ना है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो अगर उनको भारत में आने की व्यवस्था दी गई और हमारे जो विरोधी दल के लोग हैं उनको बुरा लगता है, और जो शाहीन बाग के नाम पर केवल नरेंद्र मोदी जी इतने सफल प्रधानमंत्री क्यों हो रहे हैं, इतने अच्छे काम क्यों कर रहे हैं? नहीं, विरोधी कहते हैं अहमदिया मुसलमान जो हिंदुस्तान से गया था, जो बहुत ही बुरी स्थिति में पाकिस्तान में, या उनके नेता अल्ताफ हुसैन वहां एमक्यूएम वाले बैठे हैं, वो भी तो प्रताड़ित हैं, उनको भी ले आइए, क्या दिक्कत है? देखिए, आप, मुझे लग रहा है कि ये नागरिकता संशोधन अधिनियम था। नागरिकता के लिए कोई भी अपील कर सकता है, इनके लिए अपील करने की अदनान सामी को आवश्यकता तो नहीं, आपने ये लोग दी। सीधे आ सकते हैं। अदनान सामी जो सिंगर है, उनको तो भारत की नागरिकता मिल चुकी है, वो पाकिस्तान के खिलाफ हम बोलते हैं। बहुत लोग यहाँ पाकिस्तान से आकर के नागरिकता ले चुके हैं, वो प्रक्रिया बंद नहीं की गई है, लेकिन सीए विशेष परिस्थिति में लाया गया, जिनका मतलब जो करोड़ों की संख्या में थे आज लाखों में बचे हैं, तो उनको बचाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है, उसे हम कर रहे हैं। एक और सवाल है कि जब आप एंटी माफिया अभियान चलाते हैं तो या तो आपके विरोधी होंगे, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े होंगे, या फिर वो होंगे, चाहे वो नाम अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार अंसारी, तो उसमें भी मुस्लिम आ जाता है। तो विरोधी सवाल उठाते हैं कि आखिर आजम खान तो माफिया नहीं थे, लेकिन आपने उनको ऐसा ट्रीट कर दिया कि वो विलेन बन गए। चलिए, आपने कहा कि जमीन अधिग्रहण उन्होंने कर दिया, गलत तरीके से जौहर विश्वविद्यालय को ले लिया, तो ये निशाने पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े बड़े लीडर हैं या माफिया थे, तो फिर संरक्षण क्यों था? उत्तर प्रदेश सरकार उनको माननीय क्यों मैं बनाई? आंकड़े लेकर के नहीं आया हूं। अगर अपराधी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, बसपा से जुड़े हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, उनका जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, इसको ध्यान में रख करके कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई इस बात को ध्यान में रख करके होती है कि आम आदमी को भय किससे लगता था, आम आदमी को भयमुक्त कैसे करना है। सरकार की जमीन पे, गरीब की जमीन पे, किसान की जमीन पे, व्यापारी की जमीन पे, जहां चाहे वहां झंडा गाड़ दिया कि जमीन हमारी है। हम लोग तो सरकार में हो गया, हमारे दोनों माननीय मंत्रीगण भी बैठे हैं, इतने आवेदन आते हैं, आप समझिए कि हमारी जमीन कब्जा कर ली गई है, खाली करा दो, तो हमें गर्व होता है, उससे नाराजगी नहीं होती। कब्जा कब हुआ है? तो 2017 में हमारी सरकार के शपथ लेने के पहले हुआ है। वो सपा की सरकार रही हो चाहे बसपा की सरकार रही हो, लेकिन हमारी सरकार के समय में कब्जे हुए नहीं, कब्जे मुक्त हुए हैं। वो बड़ा से बड़ा अपराधी हो, नेता हो, माफिया हो, जो भी होगा, अगर कोई राजनीति में हूं, अगर मैं जमीन पे कोई कब्जा करूं तो उसके बाद खाली कराया जाए तो मैं कहूं कि गलत हो रहा है मेरे साथ? नहीं, जो भी अवैध रूप से कब्जा किया है उससे एक एक इंच जमीन खाली कराना चाहिए, और जिन्हें उन्हें देने की जरूरत है उनको देना बीजेपी से जुड़े हैं उनके भी खाली कराएंगे? पता नहीं आपको, शायद मुझे मालूम नहीं है कि आपको आंकड़ा है कि नहीं। बीजेपी के लोग तो पहले कोई जमीन इस प्रकार से कब्जा करने के शायद ही प्रदेश के अंदर कोई समाचार होंगे, शायद, और अगर कोई होगा तो कानून सबके लिए एक जैसा है। ऊर्जा से भरपूर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा हमारे साथ आ गए, हमारे पुराने मित्र हैं। दिल्ली में हम इनके साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत जी के साथ हमने पत्रकार के तौर पर एक रिश्ता हमारा रहा है और एक मित्र भी हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, आप पानी पीजिए, गुनगुना पानी, क्योंकि कोरोना भगाएगा ये। किसानों की इनकम दुगनी करना चाहते हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कहते हैं कि डबल इनकम करेंगे और 6,000 रुपये साल में किसानों को सीधे डायरेक्ट खाते में उनके जा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन किसान सड़क पर हैं। अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, नवीन पटनायक हों, कैप्टन अमरिंदर सिंह हों, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हों, जो भी आपके विरोधी हैं, आम आदमी पार्टी तो उनको खाने पीने से लेकर उनके स्वास्थ्य तक का दवाई का इंतजाम कर रही है, दारू नहीं कहूँगा मैं, दवाई का इंतजाम कर रही है, ये सारे इंतजाम कर रहे हैं। और आपके खिलाफ ऐसा माहौल बन रहा है कि आपकी सरकार, चाहे वो राज्यों की हरियाणा की सरकार हो चाहे और भी राज्य सरकारें हो, वो किसान विरोधी हो गई हैं, क्योंकि किसानों के खिलाफ ऐसा लगता है कि एक 3 कानून आ गए हैं और उद्योगपतियों के समर्थन में आ गए कि अब सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी या सारा कुछ जो है उद्योगपतियों के पास चला जाएगा। देखिए, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसान भाई अन्नदाता है। मैं भी किसान का बेटा हूं और किसान का बेटा होने के नाते
मैं जो भी कृषि के क्षेत्र में सुधार के कानून माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय ये लाए गए हैं वह किसानों के हित में है और कृषि के हित में है। केंद्र सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह 2 राज्य 3 राज्यों को ध्यान में रख करके नहीं बनाती, पूरे देश को ध्यान में रख करके बनाती है। दूसरा, जब आंदोलन के लिए किसान संगठनों ने किसानों को दिल्ली में बुलाया, सरकार ने 5 दौर की वार्ता किसानों से की कि भाई आप इस कानून में जो समस्या है आप बताओ, दरवाजा खुला है। देश के हमारे गृह मंत्री जी, देश के माननीय रक्षा मंत्री जी, देश के कृषि मंत्री जी, देश के रेल मंत्री जी और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी कई अलग कार्यक्रमों के माध्यम से कह दिए कि किसान हमारा अन्नदाता है, हमारे कानून के अंदर कोई खामी है वो बताएं। उसका बहुत विस्तृत विषय है। मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि यह कानून कृषि और किसानों के हित में है, आमदनी को बढ़ाने वाला है और किसान भाइयों की कोई समस्या है तो उसको कल भी सुने थे, आज भी सुन रहे हैं, आने वाले समय में भी सुनेंगे। लेकिन अगर किसान के कंधे पर बंदूक रख करके जो कांग्रेस, जो सपा, जो बसपा, जो टीएमसी, जो एनसीपी सब जो मिलकर के जो इसी कानून को बनाना चाहते थे, आज कानून बन गया, स्वयं कर नहीं पाए। आज जब कानून बन गया तो उसके विरोध में किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे जरूर मैं कहूंगा कि इससे बाज आएं। उनको अगर भाजपा के खिलाफ लड़नी है लड़ाई तो अपने झंडे और बैनर के तले आए, किसान को निशाना माध्यम ना बनाए और देश का किसान भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है, कृषि के लिए जो कानून बना है उसके पक्ष में है। और जो किसान भाई अभी किसी चाहे उसके अंदर बहुत सारे मैं देख रहा हूं ऐसे पोस्टर लग रहे हैं, ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं जो आंदोलन में मानता हूं कि किसान संगठनों के हाथ से निकल गया है। आपके साथ आखिरी सवाल है, चर्चा यहीं खत्म करूंगा और दोनों मंत्रियों को बुलाता हूं। मैं अपने पहले सिद्धार्थ सिंह जी को बुला लेता हूं। सड़कें जो होती हैं वो वोट की फसल, लहलहाती हुई फसल को काटने का जरिया होती है। आप उस महकमे के मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी है। सड़कें इतनी मजबूत हो गई हैं कि आपकी जो 2024 की प्लानिंग है वो वोट काट पाएंगे, फसल गड्ढा मुक्त है? देखिए, वोट की फसल काटना, हम राजनीतिक दल हैं, चुनाव होते हैं, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीते, इसका हम प्रयास करते हैं। दावे से कहते हैं बुआ भतीजे की 15 साल की सरकार में जितनी अच्छी सड़कें नहीं बनी उतनी से ज़्यादा अच्छी सड़कें 4 साल के अंदर बनाया गया है। और जितनी अच्छी बिजली उनके समय नहीं मिली, हमारे ऊर्जा मंत्री जी अभी विशेष बताएंगे, उससे अच्छी कानून व्यवस्था उनकी सरकारों से बेहतर, विकास उनसे सरकारों से अच्छा, रोजगार उनकी सरकारों से अच्छा, सभी क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर प्रदेश भी बढ़ रहा है, देश भी बढ़ रहा है। मैं दोनों मंत्रियों को आमंत्रित कर दूंगा, तो कुछ लोगों को सम्मानित करना है, उसके बाद मेरे सहयोगी मनोज सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप राम आमंत्रित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी आपका, और बेबाकी से जवाब देने का। अभी भी आप फ्रंट फुट में खेल रहे हैं, 3.5 साल बाद भी। नहीं, फ्रंट फुट पे ही मैं रहता हूँ। धन्यवाद।